नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी एमपी में प्रियंका की चुनावी हुंकार से घबराई बीजेपी की, मोदी सरकार के खिलाफ किसानों के हल्ला बोल की, पहलवानों के निशाने पर आए अमित शाह की, मणिपुर मामले में कांग्रेस के पीएम मोदी से सवाल की, साथ ही जानेंगे कैसे राइट टू हेल्थ बिल से लोकप्रिय बने अशोक गहलोत। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी हिमाचल प्रदेश में हुए बाल सत्र की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारतीय कुश्ती संघ का ऐलान, 4 जुलाई को होंगे फेडरेशन के चुनाव, बृजभूषण के खिलाफ बयान देने वाले रेफरी को हटाया गया। टीएमसी नेता साकेत गोखले का बड़ा दावा, कोविन का डेटा हुआ लीक, कोरोना वैक्सीनेशन के समय लोगों की हुई थी डिटेल अपलोड। सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी चलाने वालों को दिया झटका, दिल्ली में नहीं चलेगी ओला, उबर और रैपिडो बाइक। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 99 अंकों की तेजी के साथ 62,725 पर हुआ बंद, निफ्टी 38 अंकों की उछाल के साथ 18,601 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। प्रियंका गांधी ने आज एमपी में कांग्रेस के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। जबलपुर में हुई महारैली से कांग्रेस ने 38 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। रैली में प्रियंका की चुनावी हुंकार से बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया है। उन्होंने एमपी की मौजूदा बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए लोगों से अपने लिए वोट डालने की अपील की। और क्या कुछ कहा प्रियंका ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज का दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कई मायनों में काफी खास था। आज लोकप्रिय नेता प्रियंका गांधी उनके बीच थी। प्रियंका ने सबसे पहले ग्वारी घाट पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना करने के बाद शहीद स्मारक में जनसभा को संबोधित किया। लोगों का जनसैलाब प्रियंका गांधी को सुनने के लिए रैली में मौजूद था। कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ के साथ प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता रैली में मौजूद थे। इस रैली से कांग्रेस ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। प्रियंका ने राज्य में बीजेपी शासन की नाकामियों को गिनाते हुए बता दिया है कि इस बार एमपी में कांग्रेस की सरकार होगी। प्रियंका ने शिवराज सरकार को घोटालों की सरकार करार देते हुए कहा है कि बीजेपी ने 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं। व्यापम घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर घोटाला, टीवी सेट वितरण घोटाला। इन्होंने नर्मदा मैया और महाकाल कॉरिडोर को भी नहीं छोड़ा। प्रियंका ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी की साठगांठ को लेकर कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमारी पार्टी के भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता के लिए छोड़कर चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। आपके मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं। मुख्यमंत्री ने 22,000 घोषणाएं की हैं। इतनी नौकरियां दिला देते तो लोगों का कुछ भला होता। प्रियंका ने आगे कहा कि जब कांग्रेस की सरकार एमपी में आई थी तो उन 1.5 साल में कितना काम हुआ। आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। मैं आपसे वादा कर रही हूं जो पूरे होंगे। आपका दर्द हम समझते हैं। किसान कर्ज माफी का काम पूरा करेंगे, बचे किसानों का ऋण माफ होगा, ये हमारी गारंटी है। प्रियंका के इस ऐलान के बाद आने वाले चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। प्रियंका के इस वार से बीजेपी बेहाल है तो किसानों के हल्ला बोल से भी बीजेपी परेशान है। बीजेपी राज में पहलवानों से लेकर किसान सड़क पर हैं। चुनावी सीजन में बीजेपी चौतरफा घिर चुकी है। पहलवानों का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब अन्नदाता सड़कों पर है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पिपली में किसान महापंचायत के बाद किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुरुक्षेत्र में किसान नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत नाकाम हो गई है और एक बार फिर किसान सड़कों पर उतर आए हैं। सूरजमुखी के बीज के लिए एमएसपी की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में महापंचायत करने के बाद किसानों ने चंडीगढ़ दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने हाईवे जाम नहीं किया है, हम तो केवल यहाँ बैठे हैं। नेशनल हाईवे जाम करना ठीक नहीं है। टिकैत ने कहा कि हमारी केवल 2 मांगे हैं। हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करें और एमएसपी पर सूरजमुखी के बीज खरीदना शुरू करें। हम सरकार से बातचीत को तैयार हैं। बता दें कि किसान अपनी मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में महापंचायत आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए थे। किसानों ने महापंचायत खत्म होने के बाद दिल्ली मुल्तान रोड पर जाम लगा दिया। वहीं किसान अब कुरुक्षेत्र से दिल्ली की ओर रवाना हो रहे हैं। गौरतलब है कि किसानों ने सरकार को आज 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था कि सरकार आकर बातचीत करे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी बातचीत के लिए नहीं पहुंचा और अब ऐसे में दोबारा हालात तनावपूर्ण होने के आसार बन गए हैं। चुनावों से पहले किसानों का धरना प्रदर्शन
मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। चुनौती तो पहलवान भी मोदी सरकार के लिए बने हुए हैं। पहलवान 23 अप्रैल से बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार के ढुलमुल रवैये से पहलवान समझ चुके हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला है। और यही वजह है कि विनेश फोगाट ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तो क्या कहा है पहलवान विनेश फोगाट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ पहलवान साफ कह चुके हैं कि अगर 15 जून तक सरकार बृजभूषण को गिरफ्तार करने का आदेश नहीं देती है तो आने वाले समय में एक बार फिर से आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ आरोप से घिरे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह अब रैली को भी संबोधित करने लगे हैं। प्रदर्शनकारी पहलवानों को अब ऐसा लगने लगा है कि शायद बृजभूषण सिंह को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इसी कड़ी में महिला पहलवान विनेश फोगाट ने मोदी सरकार पर बृजभूषण शरण सिंह को बचाने का आरोप लगाया। फोगाट ने कहा कि बृजभूषण शरण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, ये आपको अमित शाह से पूछना चाहिए। बृजभूषण इतनी ताकतवर हैं कि सरकार उन्हें बचा रही है, लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करना आसान नहीं है। हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट के नेतृत्व में चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन पर उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाते हैं वो अपना प्रदर्शन खत्म नहीं करेगी। अमित शाह से पहलवानों की मुलाकात को लेकर फोगाट ने कहा कि उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिए थे। विनेश फोगाट ने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के अलावा ये लोग बाकी सब कर रहे हैं। पहलवानों के मुद्दे पर पीएम मोदी की खामोशी सवालों में है, तो वहीं मणिपुर को लेकर भी मोदी सरकार सवालों में है। 3 मई को मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू हुआ था, जो अब तक नहीं रुका है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हैं, लेकिन मोदी सरकार मणिपुर में शांति बहाल नहीं कर पाई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है। मणिपुर में शांति प्रयासों को झटका लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य में शांति लाने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में 51 सदस्यीय शांति समिति का गठन किया था। इस समिति में सीएम एन बीरेन सिंह और विभिन्न जनजातियों के प्रतिनिधियों समेत बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि कुकी जनजाति के अधिकतर प्रतिनिधियों ने इस शांति समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि कुकी जनजाति के प्रतिनिधियों का कहना है कि इस पैनल में सीएम एन बीरेन सिंह और उनके समर्थकों को भी शामिल किया गया है, इसलिए वो इस शांति समिति का बॉयकॉट करेंगे। कुकी प्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि उन्हें शांति समिति में शामिल करने से पहले उनसे इस बारे में पूछा नहीं गया था। साथ ही केंद्र सरकार को वार्ता के लिए सहायक परिस्थितियां बनानी चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी मोदी सरकार से 2 मांगे हैं। पहली, पीएम मोदी मणिपुर पर चुप्पी तोड़ें और सद्भावना का संदेश दें, और दूसरी, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल को मणिपुर भेजें। तो वहीं मणिपुर के कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने कहा कि मणिपुर में सरकार को एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजना चाहिए। अगर मणिपुर के ऐसे हालात में भी प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी को मणिपुर जाने में 25 दिन का वक्त लगा, जबकि जातीय संघर्ष को शुरू हुए 44 दिन हो गए, लेकिन पीएम मोदी मणिपुर की स्थिति पर चुप हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर तरह का सहयोग देने की पक्षधर है। मणिपुर ने मोदी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इधर राजस्थान में गहलोत के जनहित के कामों ने बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चुनावों से पहले ही घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, जिसको लेकर राजस्थान के साथ साथ पूरा देश सीएम अशोक गहलोत की तारीफ कर रहा है। तो कैसे चुनावों से पहले देश में छा गए हैं सीएम अशोक गहलोत, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में सत्ता में वापसी की तैयारी में हैं। सीएम गहलोत प्रदेश में मैराथन दौरे कर सरकार द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों का अवलोकन कर रहे हैं। इस दौरान सीएम गहलोत जनसभाओं में अपनी जन कल्याणकारी योजना का जिक्र करते हुए सत्ता में वापसी का दम भर रहे हैं। सीएम गहलोत ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही राइट टू हेल्थ बिल भी लागू कर दिया है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। सीएम गहलोत अपने इस फैसले से देश भर में छाए हुए हैं। अक्सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सभाओं में संबोधन के दौरान पीएम मोदी को इस कानून को देश भर में लागू करने की बात करते नजर आते हैं। बता दें कि इस बिल के लागू होने के बाद अब राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को किसी भी स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नियमित देखभाल स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक शुल्क या शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि इस बिल से आम जनता और डॉक्टरों दोनों को ही लाभ मिलेगा। वहीं राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने विधानसभा में इस बिल को जनता के हित में करार बताया है। गहलोत के कामों से खुश जनता फिर से राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस की वापसी का मन बना रही है। वहीं महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी शिंदे गठबंधन बाहर हो सकता है। महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गठबंधन की दरार उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब बीजेपी विधायक संजय केलकर ने दावा किया कि ठाणे, कल्याण और पालघर निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के थे और रहेंगे। इस दावे के बाद से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। इससे पहले सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में सब कुछ सही नहीं है। ठाणे सीट पर दावे को लेकर बीजेपी और शिवसेना के बीच जुबानी जंग तेज है। बीजेपी विधायक ने शिवसेना पर हमला किया है, साथ ही कहा है कि बीजेपी की मदद के बिना ठाणे जिले में कोई नहीं जीत सकता। बीजेपी नेता ने ये टिप्पणी शिवसेना सांसद और मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे के उस बयान के बाद दी है जिसमें उन्होंने स्थानीय बीजेपी इकाई को निशाना बनाते हुए शिवसेना बीजेपी गठबंधन को कमजोर करने का आरोप लगाया था। ठाणे के बीजेपी विधायक संजय केलकर ने दावा किया है कि बीजेपी की मदद के बिना ठाणे जिले में कोई नहीं जीत सकता है। विधायक संजय केलकर ने दावा किया है कि ठाणे, कल्याण और पालघर निर्वाचन क्षेत्र बीजेपी के थे और रहेंगे। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेताओं की कल्याण लोकसभा सीट को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें फैसला लिया गया था कि इस सीट पर बीजेपी शिवसेना का समर्थन नहीं करेगी। इसके बाद श्रीकांत ने कहा था कि 2024 में हम और देश के सभी लोग नरेंद्र मोदी को इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुनना चाहते हैं, लेकिन डोंबिवली के कुछ नेता किन्हीं कारणों से शिवसेना बीजेपी गठबंधन में नमक छिड़कने की राजनीति कर रही है, जिसके बाद से बीजेपी और शिंदे गठबंधन में फूट की खबरें लगातार आ रही है। इस बीच विवाद बढ़ता देख शिंदे के बेटे श्रीकांत ने अपने इस्तीफे की पेशकश तक कर डाली थी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट बंटवारे पर बीजेपी और शिंदे गठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, जिससे कयास लग रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर कोई बड़ा सियासी तूफान आ सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात हिमाचल बाल सत्र की। हिमाचल प्रदेश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। हालांकि ऐसा सिर्फ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आयोजित बाल विधानसभा में हुआ। इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभाले नन्हे बच्चों में तीखी बहस भी हुई। इस बाल विधानसभा में और क्या कुछ रहा खास, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज बाल सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में सरकार यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष की भूमिका संभाले नन्हे बच्चों में तीखी बहस हुई। बच्चों ने हिमाचल विधानसभा में प्रदेश के विभिन्न विषयों पर मुद्दे उठाए। ये सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पहली बार 68 चयनित बाल विधायकों की साक्षी बनी। स्पीकर, मुख्यमंत्री समेत 13 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री और 4 संसदीय सचिवों का चयन किया गया। मंडी जिले के सुंदरनगर की रहने वाली जानवी हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इस दौरान जानवी ने कहा कि बाल विधानसभा से बच्चों को सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में समझने का मौका मिला। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ये बाल विधानसभा शिक्षा विभाग के तत्वाधान में 3 महीने तक चले बच्चों की सरकार कैसी हो अभियान के तहत आयोजित की गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि बाल सत्र के लिए 17 साल से कम उम्र के बच्चे लिए गए। 68 में से 63 बच्चे हिमाचल के हैं, जबकि 5 बच्चे दूसरे राज्यों से हैं। बच्चों में 40 लड़कियां और 28 लड़के हैं। विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने और देश के उज्जवल लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखने के लिए बाल सत्र का आयोजन किया गया। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।